लिम्फोसाइट्स जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी है। और दूसरा जो है ना, एक होता है आपके 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो हमारी सुरक्षा को सशक्त बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा उग्र सुरक्षा जो सिपाही है वो IgE है। तो उसके गड़बड़ी से जो है ना फिर ये प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। जहाँ वो निकलता है, नाक की मांसपेशी फट गया है तो जुकाम, खांसी, ब्रोंकाइटिस शुरू हो जाता है। त्वचा के अंदर कहीं हो गया तो बस वहाँ पर जो है, और वो हिस्टामिन वो जितना निकलेगा उतनी एलर्जिक प्रतिक्रिया बहुत ही खतरनाक ढंग से हमारे सामने आता है। कई लोगों को तो स्किन एलर्जी ऐसी हो जाती है कि उनके नाम लिख दो तो नाम भी लिखा जा सकता है, जिसको बोलते हैं डर्मेटोग्राफिया। अब ऐसे लिख दो एकदम उखड़ जाता है, एकदम जैसे बोर्ड पर लिख रहे हो या जो है। तो ये जो है ध्यान रखो कि उस हिस्टामिन को कभी कभी रोकने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एड्रेनलिन का जो है ना इंजेक्शन लगाते हैं अस्थमा वाले रोगियों को। लेकिन देखो प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे कई रोगी आए हैं जिनको, और उसमें 2-3 चीज़ें बहुत शानदार तरीके से करो। एक तो रोज 20 से 21 दिन लगातार कुंडल क्रिया करो। एक हम प्रयोग करते थे, कराते थे पहले, अभी नहीं करा रहे हैं, अभी व्यवस्था हमारे पास शायद है नहीं, लेकिन करेंगे। धोती करते हैं, धोती, दंड धोती, वस्त्र धोती, तो उससे बड़ी जल्दी कंट्रोल होता है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है। धोती खाते हैं 24 फीट लंबा, 4 इंची चौड़ा, और खाते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। इसको खाने में कई लोगों को घंटों लग जाते हैं, 2-2 दिन 3 दिन नहीं खा पाते हैं। और कई लोग होते हैं मेरे जैसे कि मैं 5 मिनट में खा लेता हूँ उसको, और खा करके निकाल देता हूँ 24-25 फीट। तो ये जो है ना धोती क्रिया जो है फेफड़े को साफ करने में बहुत उपयोगी होता है। और प्राणायाम जो है 2-2 घंटा करो। ये सारे एलर्जी फैलर्जी सब जो है ना अपने सही रास्ते पर आ जाता है। तो ये ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, थोड़ा प्राणायाम, रबर नेति, सूत्र नेति सीख लो अच्छी तरह से यहाँ पर जो कराया जाता है, कुंजल क्रिया। और खाने में ध्यान रखो कि रात्रि को 4-5 बजे बाद खाना बंद करो, क्योंकि रात को खाओगे तो खाना पचने में 3-4 घंटा लगता है। और खा करके सोते हो तो क्या होता है कि वह पेट में जो फैलता है ना, गैस वगैरह बनता है ना, तो दबाव डालता है कहाँ पर, हमारे डायफ्राम के ऊपर। और डायफ्राम पर दबाव डालता है तो फिर हमारा फेफड़ा थोड़ा क्षतिग्रस्त है ही, फेफड़े पर दबाव पड़ता है, फिर शुरू हो जाती है खांसी, कफ, एसिडिटी, ब्लोटिंग, सब शुरू हो जाता है। इसलिए जिनको भी ब्लोटिंग होती है सुन लो कान खोल करके, कितना भी दवा खाते रहो ठीक नहीं होगे, अपनी आदत सुधारोगे तो ठीक होगे। पैंक्रेटाइटिस ध्यान रखो, ब्लोटिंग वाले रोगी हैं, गॉड वाले रोगी, उनके लिए एक सूत्र दे रहा हूं, जिनको गैस्ट्रो एसोफेजियल डिफ्लेक्सेस है, कि वो खाना दिन भर में भले 3-4 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। ज़्यादा खाओगे तो फिर वो डिफ्लेक्स होगा, ब्लोटिंग होगी, और कराते रहो इलाज, भटकते रहो पूरी दुनिया में, कोई ठीक होने वाला नहीं हो। तो इसलिए अपने जो है ना खाने को थोड़ा सा परिमित मात्रा में और नियमित समय पर बना लो। 3-4 घंटे के अंतर से हम खाते रहेंगे कुछ न कुछ, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा नहीं, तो उनको बहुत लाभ मिल जाता है। तो इसलिए जो है ये, और रात्रि को 5-6 बजे बाद नहीं खाना है। देखो रात्रि खाओगे और जब भी सो तो किस करवट सो, बाईं करवट, ये सूत्र याद रखो। दाहिनी करवट सोओगे फिर आपका पेट हैंग होगा, जो भी अधपचित या जो भी आहार है वो हैंग होकर गले में आएगा, रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। दादी माँ को 15 सालों से शुगर है और वे इंसुलिन भी लेती हैं, अतः उनके गले की मांसपेशियों में कमजोरी आ रही है, उपचार बताइए। यहाँ उपचार
एक्सरसाइज बताते हैं स्वामी जी, रोज किया करो। हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ होती है। हाँ ठीक है, ये हृदय अमृत और ये सब लेते रहो, करते रहो, और खाने पीने का ध्यान रखो। क्योंकि देखो, एक चीज़ का ध्यान रखो, शरीर को ऐसा बर्बाद कर लिया है तो उसको ठीक होने में उतना ही समय लगता है। अब ये क्या नाम है, दादी माँ हैं, अब वो आपके दादाजी 85 साल के हैं, तो दादी माँ तो और ज़्यादा पुरानी होंगी। उनके पैरों में कमजोरी आ रही है और कभी कभी घुटनों में भी दर्द होता है। तो घुटने के दर्द के लिए बताया है, पैरों की कमजोरी के लिए जो है, एक तो दादी माँ और दादाजी को प्रश्न तो पूछते हो आप लोग, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि उन्हें जो है ना, धूप में मालिश करो, सिर्फ प्रश्न मत पूछा करो। जो भी प्रश्न पूछे धूप में बिठाकर मालिश करिए, जैसे दादा दादी से अपना इतना प्रेम है तो वो नहीं करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो ये धूप में बैठा करो तो क्या होगा, उनके शरीर में जो हड्डी को मजबूत करने वाला कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में उसका उपयोग हो सकेगा, और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिससे हड्डियां शक्तिशाली बनेंगी। और खाने में उनको कैल्शियम के लिए दिया करो, सबसे बढ़िया है आपके अंकुरित स्प्राउटेड तिल, और तिल में भी काला तिल मिल जाए तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि काला तिल में जिनकी भी खून की कमी है, अनाजों में काला तिल ऐसा आहार है जिसमें जो है ना, सबसे ज़्यादा आयरन है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। लेकिन ऐसे तिल खाओगे तो उतना उपयोगी नहीं होगा कैल्शियम और तेल। ये जब उसे अंकुरित करके खाते हो तो उसमें विटामिन सी पैदा हो जाता है, और साथ ही साथ उसमें जो ऑक्जिलेट होता है, फाइटेट होता है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में जो है बाधा डालता है, भिगोने से और अंकुरित करने से उसकी कमी उसमें हो जाती है, जिससे वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। सतावर चूर्ण भी ले सकते हो आप, दूध के साथ भी ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो। ऑफिस टाइमिंग अव्यवस्थित हो तो व्यवस्थित दिनचर्या वो खान पान सही कैसे करें। समस्या, सामान्य व्यक्ति को एक दिन में क्या और कितना खाना चाहिए। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कई लोग तो इतना खाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, जिनमें 2-4 किलो पेट में चला भी जाए तो कोई पता नहीं चलता है। और कई लोग हैं जो कम खा करके भी बड़े स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना खाना चाहिए। वैसे जो विज्ञान कहता है कि भाई बड़े हो गए हो तो दिन भर में बहुत मैक्सिमम 2200 से लेकर 2500 कैलोरी से ज़्यादा मत लिया करो। जो महिलाएं हैं वो 1800 से 2000 कैलोरी, इससे ज़्यादा न लें तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत मोटे हैं तो उनको 1300-1400 कैलोरी ही लेना चाहिए। हाँ, जो बच्चे हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उनको 3000 कैलोरी, और जो बहुत मेहनत करते हैं उनको 3500 पौने 4000 कैलोरी जो है लेना चाहिए। तो ये कैलोरी सिर्फ कैसे लेना चाहिए, फल से लो, सब्जी से लो, रोटी से लो, सब चीज़ सम्यक होना चाहिए। घी से लो, तेल से लो, सम्यक मात्रा में। एक चीज़ कोई ज़्यादा मात्रा में, एक चीज़ कम मात्रा में, ऐसा नहीं। तो इसका जो है ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है, हाँ, जिनको ऑफिस जाना है, मान लो अब टाइमिंग इसमें लिखा नहीं कि कब ऑफिस जाते हो, क्या होता, तो उस टाइम से आपको हम बता देते कितने बजे ऑफिस जाते हो। कलर थेरेपी के लिए तो समय चाहिए। सर्केडियन रिदम के बारे में ये रख लो। कल हम जो है ना सिर्फ यही प्रश्न देना, इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कल कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आपके जो है ना
कल जवाब देंगे। स्पास्टिक एटेक्सिया से उबरने के लिए खान पान कैसा होना चाहिए? हमने बताया कि ABCTG स्लो, ओमेगा 3 वाले आहार अभी बताया जो नर्वस सिस्टम को सही करता है। वो सभी के लिए, जितने भी स्नायु संबंधी बीमारी है, जिनको एटेक्सिया की बीमारी है, जिनको पार्किंसन की बीमारी है, जिनको अल्जाइमर्स की बीमारी है, जिनको आपके मोटर न्यूरॉन डिजीज है, मायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, तो ये सारी बीमारियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत उपयोगी है। तो उसके लिए जैसे स्वामी जी ने बताया कि भाई सिबोक्थ्रॉन दो और कैप्सूल भी मिलता है, उसका प्रयोग करो। और विटामिन ई युक्त आहार, विटामिन ई वाले आहार लो, हो सकता तो सप्लीमेंट भी ले लो, जरूरी है। खास करके जो है ना जिंक वाले आहार जो आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। तो जिंक का सबसे बढ़िया स्रोत होता है स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, ब्लू मलबेरीज है। तो ये आपके क्या नाम है, इसका बीज बहुत उपयोगी होता है, उसमें नर्वस सिस्टम को ताकत देने की। कद्दू का बीज है और इसके क्या बोलते हैं, बिनोले का बीज, कॉटन सीड्स, ये सबसे श्रेष्ठतम होता है। जो भी नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारी हैं उनको ये प्रयोग करना चाहिए, और वो भी बीज मिल जाता है। क्योंकि समस्त बीजों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नर्वस सिस्टम को बड़ी, इसीलिए हमारे पुरखों ने इसका कितना सुंदर नाम दिया, मगज। तो मगज जो है, मगज संबंधी बीमारी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं सब में उपयोगी होता है। तो मगज खाया करो, बस दूसरे का मगज मत खाया करो। जितना खाना है खा लो, रोज 15-20 ग्राम तो खाओ, 20-25 ग्राम तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस प्रकार के नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारी हैं उनके लिए टेक्सिया वगैरह सब जो है, अभी वो मैं पुस्तक भी लिख रहा हूँ सबके विषय में कि कैसे हम जो है डॉक्टर ने मेरे 4 साल के, अच्छा ये जाने वाला नहीं है, चलो। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड नेफ्रोपैथी है, यूरिन से प्रोटीन जा रहा है, डॉक्टर नेचुरोपैथी को ऑटोइम्यून बताया, मुझे क्या करना चाहिए? ऑटोइम्यून बताया तो कल बताया था ना कि ऑटोइम्यून को जो बड़े प्यार से पुचकारते हुए संभालते हुए उसको ले आओ सही रास्ते पर। दवाइयाँ कम से कम खाओ, ऑटोइम्यून सप्रेसिव दवा का प्रयोग कम से कम करो, धीरे धीरे उसको छोड़ो। और खाने में जो है अभी उग्र हो गया है तो दाल वाली चीज़ें थोड़ा सा बंद करो। कुछ ऐसे साग सब्जियां भी मत खाओ ज़्यादा, जैसे पालक है, टमाटर है, ये सब मत लो हैं। आप साग सब्जियों में ले सकते हो, टिंडा खा सकते हो, ककड़ी खा सकते हो, खीरा खा सकते हो, और ये क्या नाम है ये चिचिंडा खा सकते हो, सेव खा सकते हो, पपीता खा सकते हो। ये सब जो है ना ये चीज़ें लिया करो। और अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें लो जिससे आपके पेट सही सलामत रहे। जैसे इसबगोल की भूसी है, केला है, खूब पका हुआ केला काफ़ी उपयोगी होता है, सेव है क्योंकि सेव और केले में पैक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो पेट के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, पुचकारती हुए शांत करती है, वैसे ही वो पुचकारते हुए पेट को शांत करता है। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। रोटी खा सकते हो, दलिया खा सकते हो। दलिया ऐसी चीज़ें खाओ जो पेट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पैदा करे। तो इस दृष्टि से
जौ का दलिया बहुत अच्छा रहता है, ज्वार का दलिया बहुत अच्छा रहता है। गेहूं का प्रयोग कम से कम करो। मॉर्निंग टाइम मेरा 2 दिन 7 से 13 बजे होता है, और मॉर्निंग में आफ्टरनून 13 से 21 बजे तक 2 दिन, और नाइट में 21 से। अब देखो सुबह है तो ऐसा करो कि भाई तुम ब्रंच खा लिया करो अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से ब्रंच खाओ, ठीक है ना, खूब डट कर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये मत सोच लेना कि अभी तो आपने कहा था कि भाई जो है थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा किसके लिए बताया था? आपके लिए नहीं बताया था, जिनको तकलीफ थी उसके लिए बताया था। तो सबके सूत्र सब पर लागू नहीं होते हैं, आपका सूत्र आप पर ही लागू होगा। तो ब्रंच ले लो, और साथ ही साथ 3-4 घंटे के बाद में सुविधा अनुसार देख लो, फल वगैरह खा लिया करो। और फिर उसके बाद शाम को कोशिश करो, क्योंकि आप 13 से 21 बजे तक यानी 8 घंटे तो उसमें भी आपको अपने साथ ले करके जाना पड़ेगा भोजन, और वही टाइमिंग का रखो। या जो है ऐसा कर सकते हो कि 13 बजे यदि आप खा करके जाओ, लेकिन 13 बजे आपको पहुंचना होता होगा तो उसके पहले जो है मुश्किल होगा, तो अपने वहीं पर 5-6 बजे आप डिनर ले लिया करो जहाँ छुट्टी होती है। और बीच में हमेशा ध्यान रखो कि खाने के मध्य में सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए होती है कि कुछ न कुछ चबाते रहते हैं, कुछ न कुछ मुंह में डालते रहते हैं। तो ऐसा मत करो, नहीं तो उससे पेट की स्थिति खराब होगी, और पेट की गड़बड़ी होने से। तो ये ध्यान रखो, खाने के मध्य में कम से कम 4 घंटे का आप जो है ना 4-5 घंटे का रखो। और उसके साथ फल का भी प्रयोग किया करो, फल और सलाद, ये 2 चीज़ें। लेकिन फल के साथ सलाद मत खाया करो, फल अलग खाओ, सलाद अलग खाओ, और अपने टाइमिंग के हिसाब से इस प्रकार से नियोजित कर सकते हो। अल्जाइमर डिमेंशिया पर प्रकाश डालिए। देखो अल्जाइमर डिमेंशिया के रोगी को अब डिमेंशिया हो जाता है, उसके बाद अल्जाइमर होता है, तो बहुत मुश्किल होता है अल्जाइमर को ठीक कर पाना। जो सत्य है, इस सच्चाई को स्वीकार करो कि अल्जाइमर जो है बहुत मुश्किल है। डिमेंशिया है, और डिमेंशिया के पहले माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। तो वहीं से यदि थोड़ी सी भी हमारे अंदर इस प्रकार के गुण विकसित हो रहे हैं, इस प्रकार के जो ना लक्षण आ रहे हैं हमारे पास में परिलक्षित हो रहे हैं, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। और इसमें जो है ना याददाश्त को बढ़ाने में 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो योग करना, क्योंकि योग करते हो तो हमारे शरीर का एक एक सेल से खास करके ऐसा रसायन पैदा करता है बीटा, जिसका नाम है बीटा कैथेप्सिन। तो बीटा कैथेप्सिन जो है वो सीधे खून में मिलता है और दिमाग में पहुंच करके याददाश्त को बढ़ाने में सहायता करता है। तो इसलिए जो है एक्सरसाइज करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के जो है आप जो है ये नहीं कर सकते हो, तो इसलिए एक्सरसाइज करो। दूसरा, एक्सरसाइज करने से 2-3 प्रक्रियाएं शरीर में और शुरू हो जाती हैं, जो याददाश्त को बढ़ाने में बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और याददाश्त नहीं बल्कि दिमाग की सारी क्षमताओं को विकसित करने में, क्योंकि इसमें ओस्टियोकैल्साइन एक खास प्रकार का हमारा जो हड्डी है ना एक रसायन छोड़ता है, एक ऐसा हार्मोन्स निकालता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोकैल्साइन। और उस ओस्टियोकैल्साइन से क्या होता है कि तुरंत हमारे दिमाग के कुछ ऐसे जो है क्षेत्र हैं जिनको सजग कर देता है। तो इसलिए जो है ना, जिसमें हिप्पोकैम्पस एरिया भी है, जिसको हम बोलते हैं याददाश्त का केंद्र है,
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें जो है आपके जो है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है, आपके वेंट्रल पैलिडम एरिया है। तो इस प्रकार से कई जो है क्षेत्र हैं जो बहुत ही अद्भुत ढंग से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जो है ना, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो और शुरू से ध्यान करो, तो आप दिमाग की ताकत को हमेशा बढ़ाए रखोगे, ताजीवन बढ़ाए रखोगे। ये तीन चीजें हैं, एक्सरसाइज, ध्यान और प्राणायाम। रोज अभ्यास करिए, और जिनको बीमारी है उनको कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा अवश्य करना चाहिए। और खाने में बादाम है, अखरोट है, स्प्राउटेड अंकुरित अनाज वगैरह है, तो ये सब दिया करो, जिसमें जो है अच्छे किस्म का जो है प्रोटीन होता है, अच्छे किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छे किस्म का जो है। तो ये सब जाकर के दिमाग के उस सेल्स को जो है ना बनाने में सहायता करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अभी हमने बताया, क्या बताया आप लोगों को, बोलो? एक्सरसाइज। और खाने में दवा इसकी क्या है, बता चुका हूं मैं। कौन कौन को याद है जरा बताना। और दवा ओमेगा 3 और बोलो सही बोल रहे हो। करक्यूमिन गोल्ड, ध्यान रखो। जो एल्जाइमर्स के बीमारी को, सुनो मेरी बात, ये क्यों होता है? तो एक खास प्रकार का जहर दिमाग में पैदा होता है जिसका नाम है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन। तो ये बीटा एमिलॉइड को क्या करता है करक्यूमिन? उसको हटा करके ना, जो उसे सूजन पैदा हो गया तो उसको ठीक करता है। तो इसीलिए ध्यान रखा करो कि भाई ये चीजें जो ना थोड़ा हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। चलो, नाइट शिफ्ट में देखो, सूरज सेट हो जाता है ना, तो आपका पेट भी सेट होने लग जाता है। यह हमेशा ध्यान रखना। जितना देरी से खाओगे भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा, उल्टा पुल्टा होगा। सूरज के पहले खा लेते हो तो आपका जो ना, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम सूरज के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है? सन राइज हो रहा है तो आपकी जठराग्नि राइज हो रही है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है ना। ये बताया ना, यहाँ पर जो है सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस है, इसके ठीक पीछे यहाँ पर, जहाँ पर पूरे सिस्टम का 20,000 जो है ना न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है ना, ये एक ऐसी मशीन है जो पूरे सिस्टम को, हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। और वो किसके द्वारा संचालित होता है? सूरज भगवान के द्वारा, डे और नाइट के द्वारा, लाइट और डार्क के द्वारा। तो ये जो है ना, तो जैसे से डे होता है तो आपके अंदर जो है वो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वो आदत के कारण भूख लगती है। मत खाओ ना, अरे दिन में खा कर जाओ ना। और खाना ही भी है तो सेव खा लिया करना। मेरा हीमोग्लोबिन 7.8 है, आयरन भी बहुत कम है। दवाइयाँ खाने पर ठीक से हो जाता है, फिर 2-3 महीने या 6 महीने बाद फिर कम हो जाता है। मैं एक महिला हूँ, मेरी उम्र 38 साल है, मेरी पीरियड की साइकिल भी ठीक नहीं है, मुझे थायराइड की भी समस्या है, मेरे शरीर में गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, कृपया क्या करूँ, मेरा हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा जाता है? अब थायराइड TTH नॉर्मल है, रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है, डिलीवरी हुई थी उसके बाद ब्लीडिंग बहुत हुई थी जो फिर ठीक हो गई कुछ ही घंटों में। अरे ठीक हो गई तो उसको लिखने की जरूरत क्या है? तो खुश रहो ना, आनंदित रहो। मेरी एक बेटी है, वो 9 साल की है, तब मुझे ब्लड भी चढ़ा था। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन के पहले ब्लड 1 बोतल चढ़ा था। 2014 में हुआ था, बेटी हुई थी। 2011 में बेटी हुई थी। थायराइड 10 साल से था। क्या इतना लंबी कहानी। देखो, जो ठीक हो गया परमात्मा को धन्यवाद दो, खूब मस्त रहो। बेटी स्वस्थ है, आप स्वस्थ रहें। और हीमोग्लोबिन कम है तो प्रयोग करिए। घर जा करके आप जो है ना, जौ के पत्ते का रस है, गेहूं के पत्ते का रस बोइए घर पर, थोड़ा सा अपने गमले में या जो है जैसा जगह हो, क्योंकि उसका नाम ही ग्रीन ब्लड है। और उसे
एक एक कप 3-3 घंटे के अंदर लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए और 20-25 दिन प्रयोग करिए। देखो आपका हीमोग्लोबिन बहुत बढ़िया शानदार तरीके से नेचुरल ढंग से बढ़ेगा, फिर आपको खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और पेट को सही रखिए, क्योंकि पेट को विशेष रूप से खून कहाँ बनता है, तो लीवर, स्प्लीन, किडनी और बोन मैरो, ये 4 अंग मिल करके खून को बनाने में और जो खून बन जाता है, जो नष्ट हो जाते हैं, उनको काम में लेने में ये तीनों मिलकर चारों मिलकर काम करते हैं। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।